नमस्कार। बिस्तक की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आज बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं और क्योंकि बाजार रिकॉर्ड लेवल्स पे कर रहा है कामकाज, तो इनका व्यू पॉइंट बाजार के ऊपर इस समय बहुत मायने रखेगा। मैं बात कर रहा हूं नीलेश शाह जी की, मैनेजिंग डायरेक्टर कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी के इस समय ज्वाइन कर रहे हैं। नीलेश जी नमस्कार, स्वागत है आपका बिस्तक पे। नमस्कार। नीलेश जी, बाजार रिकॉर्ड लेवल्स पे सेंसेक्स पहुंच गया, निफ्टी बैंक पहुंच गया। ये निफ्टी क्रिकेट में जैसे नर्वस 90s होते हैं ना, वैसा सा कुछ ऊपर ऊपरी स्तरों पर जाके नर्वस हो रहा है। तो क्या रिकॉर्ड लेवल्स निफ्टी भी लगा लेगा और इस समय मार्केट्स पे आपकी अप्रोच क्या है? मार्केट में इंडेक्स का ऊपर नीचे होना वाजबी है, बट जैसे हम पहले कह रहे थे कि आज भारत में 3G अवेलेबल है लोगों के लिए। पहला जी है अर्निंग्स ग्रोथ। हमारी कंपनीज का परफॉर्मेंस दूसरे देशों के सामने काफी अच्छा है। दूसरा है गवर्नेंस स्टैंडर्ड। हमारे कॉर्पोरेट क्षेत्र में गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स वेस्टर्न वर्ल्ड के बराबर है और इमर्जिंग मार्केट से बहुत ऊपर है। और तीसरा है ग्रीन ट्रांसफॉर्मेशन। आज दुनिया क्लाइमेट चेंज से जूझ रही है। भारतीय कंपनी और भारतीय इकोनॉमी दोनों ग्रीन ट्रांसफॉर्मेशन कर रही है। किसी भी निवेशक को अगर निवेश करना है तो उसे ये 3G भारत में मिलते हैं: ग्रोथ, गवर्नेंस एंड ग्रीन। बाकी देशों के मुकाबले ये अच्छा है ना। ऑब्वियसली दुनिया में कोई चीज मुफ्त नहीं मिलती। भारत में ये 3G अवेलेबल है तो उसके लिए वैल्यूएशन भी बाकी देशों के सामने थोड़ा ऊपर है। सोना सोने के दाम पे ही मिलेगा, पित्तल के दाम पे तो नहीं मिलेगा। तो एक थोड़ी झिझक होती है निवेशक को, ऑल टाइम हाई लेवल पे निवेश करूं, इस महंगे लेवल पे निवेश करूं। बट अल्टीमेटली उसे समझ आ जाती है कि सोना सोना होता है और पित्तल पित्तल होता है। तो सर फिर मार्केट पे अभी अप्रोच रखनी क्या चाहिए? क्योंकि ना निवेशक थोड़े हायर लेवल्स पे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। तो अभी आप क्या समझते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की अप्रोच अभी इंडियन मार्केट के ऊपर क्या होगी? हम अपने निवेशकों को हमेशा यही रेकमेंड करते हैं कि आप अपने असेट अलोकेशन पे ध्यान दीजिए। अगर आप इस वक्त इक्विटी में बहुत ओवरवेट है, मुनाफा बहुत बन गया है, आपकी रिस्क एपेटाइट से ज्यादा इक्विटी में निवेश है, तो प्लीज प्रॉफिट बुक कर लीजिए। बट बहुत कम ऐसे निवेशक है जो उस लेवल पे पहुंचे हैं। बहुत सारे निवेशक ऐसे हैं जो अभी भी अपनी जरूरत के अनुसार इक्विटी में निवेश नहीं करे हैं। उनको हम कहते हैं कि आप SIP चालू कर दीजिए म्यूचुअल फंड में, इक्विटी फंड में, और अगर मार्केट में करेक्शन होता है तो और निवेश कर देना। बट ये SIP की जर्नी के जरिए भारत की विकास यात्रा में पार्टिसिपेट करिए ना। कई निवेशक ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि नीलेश भाई ये सब चीजें हमें समझ में नहीं आती। हम उनको अपने मल्टी एसेट एलोकेशन फंड ऑफ फंड में निवेश करने को कहते हैं। पिछले 18 साल से उस फंड में हम डेट, इक्विटी और कमोडिटी में एलोकेशन करते हैं। जब इक्विटी मार्केट सस्ता हो तो इक्विटी में निवेश करते हैं, जब डेट अच्छा लगे तो वहां पे निवेश करते हैं। और इस प्रकार से एक निवेशक अपना असेट एलोकेशन फंड मैनेजर के जिम्मे छोड़ सकता है। तो मार्केट से ज्यादा आप अपने पोर्टफोलियो पे और अपनी जरूरतों पे ध्यान दीजिए। अच्छा, अभी जब ये इंटरव्यू शुरू होने वाला था ना, उससे जस्ट पहले एक बड़ी खबर पॉलिटिक्स में भी आ गई कि महागठबंधन की बैठक शुरू हो गई है। तो ये 2024 इलेक्शंस की तैयारी से शुरू कर दी है विपक्षी पार्टियों ने। इसका असर भी क्या स्टॉक मार्केट पे देखने को मिलेगा? अनडाउटेबली हमने देखा है कि जब भी मार्केट की अपेक्षा अनुसार इलेक्शन रिजल्ट नहीं आते हैं तो मार्केट में करेक्शन बनता है। 2004 में मार्केट नीचे करेक्ट हुआ, 2009 में मार्केट ऊपर बढ़ गया। बट ये सारी चीजें टेम्पररी इम्पैक्ट करती हैं। ओवर लॉन्गर टर्म हर 5 साल पे इलेक्शन आए, सरकार बनी, सरकार गिरी, नई सरकार आई, बट देश की विकास गाथा तो चलती रही। तो इलेक्शन की वजह से शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट मार्केट में जरूर बनता है।
बट ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम हम कई इलेक्शंस देखेंगे और कई ऐसी इम्पैक्ट देखेंगे और फिर भी मार्केट चलता रहेगा। सर, ये जो आरबीआई ने इस बार 2 बार इनफैक्ट ब्याज दरों में इजाफा नहीं किया, रेट पॉज किया, और इस बार तो फेड ने भी रेट पॉज कर दिया है, तो क्या माने कि इंटरेस्ट रेट्स अभी पीक आउट हो गए हैं या फिर ब्याज दरें और बढ़ेंगी? सो यूएस में डेफिनेटली ब्याज की दरें बढ़ेगी। वहां पे ग्रोथ डेटा अच्छा आ रहा है और महंगाई फेड की टारगेट लेवल से तकरीबन 2-2.5% ज्यादा है। तो फेड ने बड़ी यू नो बेचैनी से रेट हाइक नहीं किया, बट आज नहीं तो कल उन्हें रेट हाइक करना पड़ेगा। उसके बिल्कुल विपरीत आरबीआई है। जब फेड सो रहा था तो आरबीआई ने रेट हाइक साइकिल चालू कर दी। आज की तारीख में भी फेड लिक्विडिटी निकाल नहीं रहा है, बट आरबीआई ने 8 से 10 लाख करोड़ की लिक्विडिटी 1 से 2 लाख करोड़ पे लाके खड़ी कर दी है। तो आरबीआई ने मेहनत पहले कर ली, तो अब उन्हें रेट हाइक की जरूरत नहीं है। फेड पहले नहीं चला, तो अब उसे रेट हाइक करनी पड़ेगी। तो सर, जो हम रिसेशन की बात कर रहे थे पिछले 1.5 साल से यही सुनते आ रहे हैं, रिसेशन आएगा, रिसेशन आएगा। क्या रिसेशन ऑलरेडी आ चुका है और अभी उसका इम्पैक्ट आना बाकी है, या फिर ये बाजार ने ऑलरेडी फैक्टर इन कर लिया है रिसेशन को? सो जर्मनी और न्यूजीलैंड में रिसेशन आ गया है। अमेरिका में 2023 में रिसेशन आने की उम्मीद बहुत कम है, बट 2024 में थोड़ी पॉसिबिलिटी है। बट हमें उनके रिसेशन की तरफ नहीं देखना है। हमें तो ये सोचना है कि जिस दिन विराट कोहली 57 रन से ज्यादा रन नहीं बनाए, उसने अच्छा बैटिंग नहीं किया, बिकॉज उनकी तो एवरेज ही 57 रन के आसपास है। तो भारत को दूसरे लोगों के देखने की जगह पे अपने आप पे नजर रखनी चाहिए। हमें 6, 6.5, 7% ग्रोथ हर साल लानी चाहिए। उससे कम हो तो फिर वो हमारे लिए तो रिसेशन के बराबर है, भले दुनिया के लिए ना हो। तो सर, फिर 2 बड़े फैक्टर्स मार्केट के पास जो है वो है मॉनसून और फिर है अर्निंग सीजन। अर्निंग से क्या उम्मीद है अब अगले क्वार्टर में? सो इस वक्त अगर आप देखें तो भारतीय इकोनॉमी एक ओएसिस इन द डेजर्ट है। एफएक्स रिजर्व्स फोर्थ हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। इन्फ्लेशन आरबीआई के टारगेट लेवल के अंदर। जीडीपी ग्रोथ फोर्थ क्वार्टर की अहेड ऑफ एक्सपेक्टेशन। ट्रेड डेफिसिट कंट्रोल में है। ऑयल के दाम नीचे है। तो इकोनॉमिकली हमारी मैक्रो सिचुएशन काफी अच्छी है, और वही कॉर्पोरेट क्षेत्र की अर्निंग्स में दिख रही है। कॉर्पोरेट क्षेत्र की प्रॉफिट टू जीडीपी तकरीबन 3.7% के आसपास रहती है पिछले 15-20 सालों की एवरेज में। आज की तारीख में 4% के ऊपर है, और ये सस्टेन होती हुई दिखती है। अब इसमें मॉनसून की वजह से थोड़ी बहुत बाधा जरूर आ सकती है। मॉनसून ज्यादातर भारत में डिलेड है। उम्मीद है कि एल नीनो की वजह से हमारे के ऊपर बहुत इम्पैक्ट नहीं गिरेगी। हमने देखा था रबी सीजन में गर्मी की वजह से व्हीट क्रॉप के ऊपर इम्पैक्ट होगी, ऐसा डर था। लेकिन मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्निक की वजह से व्हीट क्रॉप के ऊपर उतनी इम्पैक्ट नहीं आई। तो एक तरफ एल नीनो का भय है, दूसरी तरफ हमारे वाटर रिजर्वियर लेवल 10 साल की एवरेज 22% है, उसके सामने 27% भरे हैं। तो थोड़ा बहुत पानी रिजर्व में है। मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्निक भी यूज हुई है। तो उम्मीद ये करते हैं कि एल नीनो की वजह से, मॉनसून की वजह से हमें थोड़ी खरोच लगेगी, बट बहुत ज्यादा पेन नहीं होगा इकोनॉमी को। लेकिन सर, फिर आपके हिसाब से ये सुपर बुलिश सेक्टर्स कौन से होंगे जहां पर कोटक एएमसी जैसा एक दिग्गज एएमसी हाउस इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा? मौजूदा सिनेरियो को देखते हुए विच आर द बुलिश सेक्टर्स? सो हम हमेशा सेक्टर से ज्यादा इंपॉर्टेंस मैनेजमेंट को देते हैं। आप बढ़िया से बढ़िया कार अगर मुझे दे दे, तो मेरे लिए उसका कोई उपयोग नहीं है, बिकॉज मुझे चलाना नहीं आता। तो गाड़ी अच्छी हो बट ड्राइवर खराब हो तो गाड़ी चलेगी नहीं। आपको गाड़ी और ड्राइवर दोनों अच्छा चूज करना बहुत जरूरी है।
सब्जेक्ट टू दैट केविएट, आज की तारीख में दो तीन सेक्टर ऐसे हैं जहां पे हमें बहुत उम्मीद है। एक, चाइना प्लस वन की वजह से दुनिया भर की कंपनीज अपने सप्लाई बेस को डाइवर्सिफाई कर रही है। उसमें से कुछ कंपनी भारत आ रही है। हमें लगता है कि जो भारतीय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लोकल मार्केट और ग्लोबल मार्केट दोनों को सर्विस कर रही है, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग क्षमता कॉम्पिटिटिव है और जो ग्लोबल सप्लाई चेन का पार्ट बन सके, वो आने वाले कुछ 5-10 सालों के लिए मार्केट को आउट परफॉर्म कर सकते हैं। जैसा हमने जेनेरिक फार्मा या टेक्नोलॉजी क्षेत्र में देखा 2000 की साल में, वैसा ही इंडियन मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में रेनेसेंस देख सकते हैं। दूसरी चीज जो हमें अच्छी लग रही है वो हेल्थ केयर सेक्टर है। दुनिया एज कर रही है, वृद्ध हो रही है, लाइफ स्पैन बढ़ रहा है और लोगों को हेल्थ केयर की बहुत आवश्यकता होगी। जैसे टेक्नोलॉजी क्षेत्र में भारतीय कंप्यूटर प्रोग्रामर ने अच्छे अच्छे प्रोग्राम लिख के लोगों की एप्लीकेशन मैनेज करके आईटी क्षेत्र बनाया, वैसे ही भारतीय डॉक्टर, भारतीय नर्सेस और भारतीय फार्मा मैन्युफैक्चरर इस एजिंग सोसाइटी को एकदम कॉम्पिटिटिव दाम पे अच्छी हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड कर पाएंगे। जो पिछले 20-25 सालों में हमने टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में देखा, बिल्कुल कुछ वैसा ही माहौल नेक्स्ट 20-25 सालों में हेल्थ केयर क्षेत्र में देखेंगे। और उसकी अगर एक झलक देखनी हो तो आज यूएस में 1/3 डॉक्टर्स मेड इन इंडिया ओरिजिन के हैं। 45% से ज्यादा मेडिसिन जो बाय वॉल्यूम कंज्यूम करते हैं वो मेड इन इंडिया है। यही चीज यूके का है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, हमारी जो हेल्थ केयर डिलीवरी कॉस्ट है वो उनके बराबर 1/10 भी नहीं है। तो ये सारी चीजों को मिला के देखिए, इन द नियर टू मीडियम टर्म मैन्युफैक्चरिंग एंड मीडियम टू लॉन्ग टर्म हेल्थ केयर, ये दो सेक्टर मार्केट को आउट परफॉर्म करते हुए दिखते हैं। सर, इसमें बैंकिंग का कहीं नाम नहीं आया, फाइनेंशियल सेक्टर में किसी भी एरिया का नाम नहीं आया, तो क्या बैंकिंग और फाइनेंशियल्स पे आप बुलिश हो या फिर इसमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है? बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेच हो गया था सर बैंक्स में, स्पेशली पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स में। तो बैंकिंग क्षेत्र में इस वक्त सिंड्रेला टाइम चल रहा है, पार्टी टाइम चल रहा है। कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि जब अमेरिका की 16वीं बड़ी बैंक एसवीबी उठेगी तो हमारी एक छोटी सी बैंक श्यामराव विट्ठल बैंक को अनाउंस करना पड़ेगा कि जब मीडिया एसवीबी की बात करती है तो वो अमेरिकन बैंक है, हम नहीं है। हमने कभी ये सोचा नहीं था कि ऐसा दिन देखेंगे। ये दिखाता है कि हमारी बैंकिंग सिस्टम कितनी सुदृढ़ है कंपेयर टू वेस्टर्न वर्ल्ड। एंड वही चीज स्टॉक मार्केट में देख रही है। एक जमाने में निफ्टी 50 कंपनी का प्रॉफिट 50,000 करोड़ था। आज की तारीख में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकेला 50,000 करोड़ का प्रॉफिट कर रहा है। यही चीज स्टॉक मार्केट में वैल्यूएशन में और प्राइस में दिख रही है। बट अब बैंकिंग क्षेत्र का बेस बहुत बड़ा बन गया है, 2 लाख करोड़ से ज्यादा। उस बेस के ऊपर ग्रोथ तो आती रहेगी, नो डाउट अबाउट इट, बट उतनी तेज गति से ग्रोथ नहीं हो पाएगी जितना हमने पहले पिछले 2 सालों में देखा था। सो हमें लगता है कि बैंकिंग क्षेत्र वैल्यू जरूर क्रिएट करेगा, बट मार्केट से जो उसका पिछले 1-1.5-2 सालों का आउट परफॉर्मेंस है उतना आने वाले 1-2 साल में नहीं रहेगा। वो मार्केट के आसपास का रिटर्न देगा। सर, अभी तो जैसे आपने कहा कि पार्टी टाइम ऑन है बैंकिंग सेक्टर के लिए, लेकिन मिड कैप्स के लिए भी ऑन है। और ये निवेशक अभी भूल गए हैं कि कितनी जबरदस्त पिटाई हुई थी मिड कैप स्टॉक्स की पिछली बार जब गिरावट आई थी। तो एक रिलीफ रैली समझे मिड कैप्स में, या फिर कुछ थीम्स ऐसी हैं जो आउट परफॉर्म कर सकती हैं? ये रिलीफ रैली नहीं है, बिकॉज इस वक्त वही मिड कैप चल रहा है जिसमें परफॉर्मेंस हो और जिसकी वैल्यूएशन अट्रैक्टिव हो। आज भी इतना परफॉर्मेंस आने के बावजूद मिड कैप में यूफोरिया नहीं दिख रहा है कि गधा और घोड़ा दोनों चले। इस वक्त मिड कैप के घोड़े दौड़ रहे हैं, गधे आज भी वहीं पे बैठे हैं जहां पे पहले बैठे थे। तो मैं इसे रिलीफ रैली नहीं कहूंगा, ये एक वैल्यूएशन कैचअप है। जैसा मैंने पहले बताया कि भारतीय इकोनॉमी टॉप डाउन बेसिस पे बहुत अच्छी लगती है।
तो लोगों का रिस्क एपेटाइट बनता है कि अगर इकोनॉमी अच्छा करेगी तो लार्ज मिड स्मॉल सभी को फायदा होगा। मिड कैप के वैल्यूएशन करेक्ट हुए थे, तो एक कैचअप हो रहा है। रिलीफ रैली नहीं है ये फंडामेंटल रैली है। सर, जब भी भारत ग्लोबल मैप पे हाईलाइट होता है ना, तो बहुत ही ज़बरदस्त प्रदर्शन देखने को मिलता है स्टॉक मार्केट्स का भी। इस बार भी प्रधानमंत्री मोदी की जो अमेरिका विजिट है उसको बहुत ही ध्यान से देखा जा रहा है स्टॉक मार्केट के पर्सपेक्टिव से। आपने इस जो ये विजिट हुई है प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका में, इसमें आपने क्या की पॉइंट्स देखे हैं और साथ ही साथ कौन से सेक्टर्स को इससे फायदा होगा? एक जो निवेशक है अमेरिका में, वो लोग भारत के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, बट अमेरिका में बहुत सारी मीडिया ऐसी है जो भारत को नेगेटिव तरीके से दिखाती है। एक मैगजीन ने कहा कि भारत ने रशियन ऑयल खरीद के दुनिया की ऑयल मार्केट को बैलेंस कर दिया, और इस वजह से आज ऑयल प्राइसेस $70 है, नहीं तो $200 होती। तो दुनिया को भारत का शुक्रगुजार होना चाहिए कि रशियन ऑयल लेके उन्होंने ऑयल को कंट्रोल में रखा। उसके सामने दूसरे मैगजीन्स है वेस्टर्न वर्ल्ड में जो कहते थे कि भारत गद्दार है, रशिया से ऑयल खरीद रहा है। तो ये जो परसेप्शन बन जाता है नेगेटिव कवरेज का, वो करेक्ट करना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री की जो विजिट अमेरिका में हो रही है, उससे हर निवेशक, हर अमेरिकन सिटीजन ये देख पाएगा कि कई बार भारत को नेगेटिवली इंटरनेशनल मीडिया में रखा जाता है। ये स्नेक चार्मर का देश नहीं है, यहाँ से भी रॉकेट साइंटिस्ट, कंप्यूटर साइंटिस्ट निकल रहे हैं। ये जो तो एक सर, अमेरिकन कैपिटल है, वह इस विजिट की वजह से भारत की तरफ मुड़ेगा, ऐसा हमें लगता है। रे डालियो जैसे बहुत ही इन्फ्लुएंशियल बड़े इन्वेस्टर से जो मीटिंग की है, उसका बेनिफिट डेफिनेटली हमें भारत की कैपिटल मार्केट में दिखेगा। सेक्टर स्पेसिफिक कहाँ पर असर आता हुआ नजर आया? क्योंकि हमने डील्स बहुत बड़ी बड़ी होती देखी हैं अभी डिफेंस, ये स्टॉक्स के वाकई इस समय रेवेन्यू विजिबिलिटी के चलते और चलते चले जाएंगे या फिर अब बहुत ओवर स्ट्रेच हो चुके हैं? डिफेंस क्षेत्र में अगर आप देखें तो बहुत सारी कंपनीज में फ्लोटिंग स्टॉक बहुत लिमिटेड है। जब सप्लाई नहीं होता है और हर किसी को खरीदारी करनी है, तो वैल्यूएशन और दाम दोनों बढ़ जाते हैं। हम इस वक्त डिफेंस क्षेत्र के ऊपर थोड़े कॉशियस है। मेरे हिसाब से इस क्षेत्र में ग्रोथ आती रहेगी, बट जो वैल्यूएशन हमने बढ़ा दिया है, बेहतर है कि कुछ समय तक प्राइसेस इसी लेवल के आसपास रहे, अर्निंग्स को फंडामेंटल के साथ कैचअप होने दे, और उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे बढ़े। अगर अर्निंग्स और फंडामेंटल्स में, अर्निंग्स और प्राइस में बहुत बड़ा गैप हो जाएगा, तो आज नहीं तो कल करेक्शन आएगा। सर, और ये अगर करेक्शन आता भी है तो मैक्सिमम कहाँ तक हो सकता है? सब इंतजार कर रहे हैं कि ये नीचे मिल जाए कुछ खरीदने के लिए तो ज़्यादा बेहतर है, तो करेक्शन कहाँ तक आ सकता है? और अगर कुछ सालों का पर्सपेक्टिव देखें तो आप बाजार को कहाँ पर देखते हो? अगर आप एक आंकड़ा बता दें कि यहाँ तक पहुँच सकता है मार्केट, तो बहुत कॉन्फिडेंस जनरेट हो जाएगा। जब तक आप मुझसे तारीख नहीं पूछेंगे, तब तक मैं आंकड़ा दे देता हूँ। सेंसेक्स आज 60-65 हजार के आसपास है। आज वो 5 डिजिट में, वहां से 6 डिजिट में चला जाएगा। लेकिन क्या आप तारीख कह पाएंगे कि ये तारीख को ये क्रॉस हो जाएगा? मुश्किल है। हमने तो आज तक कोई ऐसा अनुभवी नहीं देखा, आदमी नहीं देखा जो कल की मार्केट कहाँ पे वो प्रिडिक्ट कर पाए। हमें ये जरूर पता है कि इवेंचुअली भारत की मार्केट ऊपर जाएगी, बट कब जाएगी, कैसे जाएगी, ये अनुमान करना बहुत मुश्किल है। तो फिर ये जो हाल फिलहाल में करेक्ट हुए थे स्टॉक्स, वहां पर ज़्यादा रुझान दिखता है सर, और मेरा इशारा है न्यू एज कंपनियों की ओर। क्या अब कंफर्टेबल वैल्यूएशंस पे हैं या फिर ये अभी पिटाई बाकी है, ये रिलीफ रैली है? अगेन, न्यू एज कंपनी का हमें बहुत ज्यादा अनुभव नहीं है, एंड हम भी सीख रहे हैं। तो जहां पे आपको अनुभव नहीं है और एक्सपीरियंस लेना है, छोटी छोटी चीजों से शुरुआत करते हैं, एक पोर्टफोलियो बना के करते हैं, रादर देन एक ही बेट लेके। थोड़ी डाइवर्सिफिकेशन, थोड़ी छोटी स्मॉल साइजेस, इस तरह से हम अनुभव लेने की कोशिश कर रहे हैं।
इस न्यू एज कंपनीज में एक चीज बहुत जरूरी है कि अल्टीमेट वैल्यू तो प्रॉफिट से ही क्रिएट होगी। कस्टमर है, आई बॉल्स है, मोनेटाइजेशन होगा, ये सारी चीजें कुछ समय के लिए आपको वैल्यूएशन दे सकती है, बट अगर वैल्यूएशन को सस्टेन करना है तो कितना पैसा बनाते हैं वो जानना जरूरी है। तो हमने भी कुछ अनुभव से, कुछ बाकी देश में कैसे इस प्रकार की कंपनीज में ट्रेडिंग होती है, वैल्यूएशन होती है, उन चीजों को समझ के थोड़ी पोजीशंस रखी है न्यू एज कंपनी में। हमें लगता है आज भी छाती पे हाथ रख के ये कहना मुश्किल है कि ये स्टॉक्स यहाँ से ऊपर ही जाएंगे। मेरे हिसाब से वॉलेटिलिटी बनी रहेगी, मॉडल्स बिजनेस के इवॉल्व होते रहेंगे, एंड आपको न्यू एज स्टॉक्स में थोड़ी ज्यादा वॉलेटिलिटी, मार्केट से ज्यादा उतार चढ़ाव के लिए तैयार रहना पड़ेगा। जो बाजार के इस पड़ाव पे भी निवेशक आ रहे हैं, एंटर हो रहे हैं स्टॉक मार्केट में, उनके लिए क्या सजेशन होगा सर? सिस्टमैटिकली अगर करना भी हो तो पोर्टफोलियो एलोकेशन कैसे करना चाहिए? मेरे हिसाब से आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर दीजिए। अगर कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स है तो कोटक ब्लू चिप जैसे लार्ज कैप फंड में निवेश कर सकते हैं। अगर बहुत एग्रेसिव है तो कोटक इमर्जिंग इक्विटी या कोटक स्मॉल कैप जैसे स्मॉल एंड मिड कैप फंड में निवेश कर सकते हैं। बट निवेश करने से पहले हमेशा अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ लेना कि भाई मैं किस तरह से निवेश करूं। हमने हमेशा देखा है कि लोग पिछले साल का रिटर्न देख के निवेश कर देते हैं और फिर निरुत्साह होते हैं, निराश होते हैं। हमारी रिकमेंडेशन यही रहेगी कि जैसे आप अपनी फिजिकल हेल्थ के लिए डॉक्टर साहब की सलाह लेते हैं, वैसे ही फाइनेंशियल हेल्थ के लिए एक वित्तीय सलाहकार की सलाह लीजिए। सर, इतनी चुनौतियों के बावजूद हमने रिकॉर्ड लेवल्स तो देख लिए मार्केट पे, लेकिन क्या रिस्क फैक्टर्स हैं जो बाजार पर हावी हो सकते हैं और इनका असर हो सकता है कि स्टॉक मार्केट पे गोइंग फॉरवर्ड इस साल पड़ता हुआ नजर आए? बहुत सारी इवेंट है जो घट सकती है और मार्केट को इम्पैक्ट कर सकती है। एक रशिया यूक्रेन है, आज वो पांचवे या छठे पेज पे आ गया है। कुछ ऐसी घटना हो फ्रंट पेज पे आ जाए तो ऑब्वियसली मार्केट पे इम्पैक्ट गिरेगा। दूसरा, आज मार्केट सोच रहा है कि फेड 25 बेसिस पॉइंट रेट हाइक करेगा। फेड कहता है मैं 50 बेसिस पॉइंट करूंगा। हो सकता है अगर महंगाई कंट्रोल में नहीं आई तो उसे और ज्यादा हाइक करनी पड़ेगी, इमीडिएटली मार्केट पे इम्पैक्ट होगा। तीसरा, कॉर्पोरेट क्षेत्र का नतीजा है। आज मार्केट अनुमान लगा के बैठा है कि भारतीय कॉर्पोरेट क्षेत्र तकरीबन निफ्टी के लिए 1050 से 1100 रुपए की अर्निंग पर शेयर जितना प्रॉफिट 2025 की साल में कर लेंगे। उससे कम होगा तो मार्केट नीचे गिरेगी, उससे ज्यादा होगा तो मार्केट ऊपर जाएगी। और जैसा आपने पहले बताया, इलेक्शन 24 तो सर पे खड़ा ही है। तो ये सारी घटनाएं घटित होती रहेगी, मार्केट में उतार चढ़ाव क्रिएट करते रहेंगे। बट एक बात यह है कि जैसे 90 के दशक में भारतीय इकोनॉमी 300 बिलियन डॉलर की थी और आज 12 गुना बढ़ के 3.7 ट्रिलियन डॉलर हो गई है, वैसे आने वाले 20 सालों में 3.7 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी और बड़ी होगी और बढ़त होगी उसमें, और वो चीज हमारी स्टॉक मार्केट में जरूर दिखेगी। सर, आपके अनुभव से ही सीखते हैं बहुत सारे निवेशक, और सभी ये जानना चाहते हैं, जब नीलेश शाह जी कोई स्टॉक चुनते हैं तो उसमें वो देखते क्या हैं? अगर आप फिल्टर लगा दो ना एक बार कि अगर आपने किसी कंपनी का चयन करना है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से, तो कैसे उसको ट्रैक करें, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें देखें, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, रेशियोज जो आप ट्रैक करते हो? तीन चीजें देखता हूँ: बिजनेस, मैनेजमेंट एंड वैल्यूएशन। बिजनेस में सिर्फ इतना देखता हूँ कि ये फ्री कैश फ्लो जनरेट करता है कि नहीं। आप पैसा कमाने के लिए और पैसा चाहते हैं या बगैर पैसा लगाए पैसा कमा सकते हैं। ऑब्वियसली जिस कंपनी की फ्री कैश फ्लो जनरेशन है, जिसमें कर्जा लिए बगैर ग्रोथ आ सकती है, वो ज्यादा वैल्यूएबल रहेगी। दूसरी चीज मैनेजमेंट की है। एक उसमें विजन होना चाहिए कि मुझे कुछ करना है। दूसरा, एग्जीक्यूशन करना चाहिए। अगर मुंगेरी लाल की तरह हसीन सपने देखता रहेगा तो आपका काम कहाँ होगा। उन सपनों को साकार करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी।
और तीसरा, बंदा नेक होना चाहिए। अगर वो पैसा बना भी ले और मेरे साथ शेयर नहीं करे तो फिर क्या फायदा। तो एक ऐसा प्रमोटर जिसमें विजन हो, एग्जीक्यूशन की क्षमता हो और जो नेक हो, वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। तीसरा, प्राइस इज व्हाट आई पे, वैल्यू इज व्हाट आई गेट। 100 रुपए की चीज 200 रुपए में लूंगा तो पैसा कहाँ से बनेगा। अब 100 रुपए की चीज हर बार 50 रुपए में मिले जरूरी नहीं है। बेचने वाला हमेशा तो बेवकूफ नहीं रहेगा। तो 100 रुपए की चीज 90 में, 95 में, 100 में मिले तो हम खुश है लेने के लिए। तो बस 3 चीज पे फोकस करते हैं। अच्छे बिजनेस में निवेश करें जो फ्री कैश फ्लो जनरेट करता हो, कर्जा नहीं लेता हो। अच्छे मैनेजमेंट में निवेश करें जो आपके साथ गद्दारी नहीं करे। और अच्छे दाम पे निवेश करें कि ताकि आपका एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी बना रहे। सर बस जाते जाते एक प्रश्न और कि अगर बाजार पर डिप आया तो क्या इस बार डरने घबराने की जरूरत है या फिर अभी मौका है और यहां से खरीदारी हो सकते हैं? साल अंत तक बाजार आप यहां से ऊपर देखते हो क्या? अगर आप इक्विटी में निवेश कर रहे हैं तो साल के अंत तक का होराइजन मत रखिए। Every correction is a great opportunity to participate into India growth story. एक स्विस वॉच है पटेक फिलिप करके, उनकी टैगलाइन है, यू डोंट बाय पटेक फिलिप फॉर योरसेल्फ, यू मेयरली पास इट ऑन टू नेक्स्ट जनरेशन। तो भारतीय इक्विटी भी उस पटेक फिलिप वॉच की तरह है। आप उसके कस्टोडियन हो अपने बच्चों के लिए, अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए। खरीदिए और उसे लॉक करिए और भूल जाइए। नीलेश जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपसे सर, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। बिज़तक प्रीमियम, यहाँ आपको मिलेंगे ढेरों फायदे। तो आज ही YouTube पर ज्वाइन करें। बिज़तक प्रीमियम मेंबरशिप 159 रुपए से शुरू।